चलो आज अपन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में फोर्थ टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज अदर मीन्स ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और भी तरीके से लगाए जा सकते हैं, लाइक लॉक ऑन डोर्स पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, अपन ने लॉगिंग फैसिलिटी पढ़ ली, और भी तरीके के फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं क्या, जैसे कि वीडियो कैमरास। सब जानते हैं वीडियो कैमरास क्या होते हैं। आप जगह जगह पे वीडियो कैमरा लगा दो, क्यों? वीडियो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, और उसमें अपन वीडियो को अपन यहाँ पे वीडियो को रिटेन भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो आज बन गया तो कल नहीं देख सकते, अपन परसों तरसों 4 दिन बाद 10 दिन बाद भी अपन को कुछ देखना है तो आसानी से देख सकते हैं। तो जगह जगह वीडियो कैमरा लगा दो ताकि आपको पता चल जाएगा कौन फिजिकली बंदा कंप्यूटर रूम में एंटर कर रहा है और कौन एंटर नहीं कर रहा, कौन कितनी बजे निकला, कौन कितनी बजे गया, सारी डिटेल्स अपन वीडियो कैमरा से ले सकते हैं। देन सिक्योरिटी गार्ड्स, दूसरा तरीका है सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड सब लोग जानते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा दो, जो सीसीटीवी कैमरा आपने लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है अपनी कंपनी में, सीसीटीवी कैमरा के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा दो। अब वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा, सीसीटीवी कैमरा तो ध्यान रख ही रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। अब कोई बंदा, कोई चोर आया कंपनी में, तो वो चोर क्या करेगा, सीसीटीवी उसको पता है यहाँ लगा हुआ है, आजकल सबको पता है सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है, तो कोई भी अनऑथराइज बंदा आता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है, सीसीटीवी को बंद करना, फिर अपना जो भी एग्जीक्यूट करना है, चोरी चकारी, वो काम करना। तो अगर वो सीसीटीवी को बंद कर भी देगा वो बंदा, पर मेरा सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, उसको नहीं पता मैंने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखा है, तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, वो नजर रखेगा कौन आया था, कितने बजे आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं। तो उससे भी आप अपने इस चीज को सिक्योर कर सकते हो। आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, आप उससे एक बॉन्ड साइन करवा लो। बॉन्ड का मतलब कि मैंने उसे साइन करवा लिया, आप सिर्फ 6 महीने मेरी कंपनी के साथ काम करोगे, कहीं और काम नहीं करोगे। क्यों मैंने बॉन्ड साइन क्यों करवाया, ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। अगर 6 महीने बंदा मेरे साथ ही काम करेगा तो वो मेरी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कम करेगा, कहीं और लीक नहीं करेगा। थर्ड अदर मेजर्स होते हैं लाइक कंट्रोल्ड विजिटर्स एक्सेस। कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, कोई विजिटर आया है, कोई बाहर का बंदा अगर कंपनी में आ भी रहा है, तो मैंने एक एम्प्लॉय हायर कर रखा है, वो एम्प्लॉय जो होगा वो उस विजिटर को एस्कॉर्ट करेगा। एस्कॉर्ट मतलब अपने साथ लेकर आए। तो ऑब्वियसली जब सारी जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय पे, क्योंकि अगर कोई गलत बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो अपन क्वेश्चन किससे पूछेंगे, एम्प्लॉय से पूछेंगे। तो वो सारी छानबीन कर कर परख कर ही किसी बंदे को अंदर आने देगा, नहीं तो वो कंपनी के अंदर ही एंटर नहीं करने देगा। तो यहाँ एम्प्लॉय जो है वो हर विजिटर को एस्कॉर्ट कर रहा है। अब विजिटर कौन हो सकता है किसी का फ्रेंड किसी से मिलने आया हो कंपनी के अंदर, हो सकता है कोई मेंटेनेंस पर्सनल हो, किसी चीज का जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका कोई एम्प्लॉय हो, वो विजिटर आपकी कंपनी के लिए हो सकता है कोई कंप्यूटर का वेंडर हो, कोई बेचने आया है कि ये हार्डवेयर ले लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये लैपटॉप ले लो, कोई बेचने वाला बंदा सेल्समैन टाइप सा है। हो सकता है कोई कंसल्टेंट आया है आपकी कंपनी में, कोई भी विजिटर हो सकता है, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आया हो, कोई भी आ सकता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो जो भी विजिटर्स होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेंटेनेंस पर्सनल्स हो, चाहे वो कंप्यूटर वेंडर्स हो, चाहे वो कोई कंसल्टेंट्स हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल ऑडिटर हो, सबको कौन स्कर्ट करेगा, कोई एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय है, वो ही सबको अंदर लेकर आएगा। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बन गई कि वो कोई गलत बंदे को अंदर ना ले। समझ में आए अदर मीन्स ऑफ फिजिकल एक्सेस? और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं अदर मीन्स। अदर मीन्स और तरीके के होते हैं, जैसे कि बॉन्डेड पर्सन। बॉन्डेड पर्सनल का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी आपके क्लीनिंग स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ जो साफ सफाई करते हैं आपकी कंपनी में, झाड़ू पोछा और ये सब जो काम करते हैं, आपके पियोन टाइप्स जो होंगे कंपनी में, पियोन टाइप, आप क्या करो, उनसे बॉन्ड साइन करवाओ। बॉन्ड साइन करवाओ कि आप 6 महीने साल भर हमसे काम करोगे। क्यों मैंने बॉन्ड साइन करवाया? बॉन्ड साइन करवाने से कोई मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को उनको सैलरी कम देनी पड़ेगी, नहीं। बॉन्ड साइन करवाने से बस ये हुआ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन बाहर जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। जब वो सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करेगा 6 महीने साल भर जितने भी टाइम के लिए, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जो भी मेंटेनेंस पर्सनल्स हैं, लाइक आपके क्लीनिंग स्टाफ्स, ये सब हैं, उनसे आप एक बॉन्ड साइन करवा लो ताकि आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स या आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी डिटेल कंपनी से बाहर ना जाए। देन नेक्स्ट है इसके अंदर डेडमैन डोर्स।
डेड मैन डोर, ये कंप्यूटर रूम है। कंप्यूटर रूम है बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे, सपोज 5th फ्लोर पे बिल्डिंग के कंप्यूटर रूम है। अब बिल्डिंग के अंदर तो बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, कोई सेल्समैन भी आ रहा है, कोई ये भी आ रहा है, कोई फ्रेंड भी आ रहा है, कोई कंसल्टेंट भी आ रहा है, कोई ऑडिटर भी, सब आ रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। अब 5th फ्लोर तक लोग पहुंचकर उसको कंप्यूटर रूम में जाना है। कोई बंदा ए है, बी है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये एक साथ पूरी बिल्डिंग में घूम रहे हैं, पर इनको कंप्यूटर रूम में जाना है। तो मैंने एक और सिक्योरिटी लगा दी, दैट इज डेडमैन डोर। एक हो गया ये डोर 1, एक हो गया ये हो गया डोर 2। मैंने कहा कंप्यूटर रूम में एक बार में एक ही बंदा घुस सकता है, आप में से ए और बी में से, ये विजिटर्स है मेरे लिए, आप दोनों एक साथ कंप्यूटर रूम में नहीं घुस सकते। तो ए ने कहा चलो मैं घुस जाता हूँ, ए ने कहा मैं घुस जाता हूँ। ए को सबसे पहले एक दरवाजे को खोलना पड़ेगा, उस दरवाजे के लिए उसको कोई भी पिन या कोई भी थंब इम्प्रेशन या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लगा रखे हैं वो करना पड़ेगा। वो ये दरवाजा खोलेगा, जब ये दरवाजा खोल लेगा तब वो यहाँ आ जाएगा इस एरिया में। इस एरिया को मैं क्या बोल रही हूँ, होल्डिंग एरिया, कि वो वेट करेगा, वो वेट करेगा। वो इस एरिया में अंदर घुस गया उस दरवाजे के, तो ये दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जब ये दरवाजा लॉक हो जाएगा तभी वो सेकंड डोर को एक्सेस कर सकता है, और सेकंड डोर के लिए भी वो कोई पिन नंबर या कोई सिक्योरिटी पासवर्ड डालेगा, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर रूम में एंटर कर सकता है। तो ये होते हैं आपके डेडमैन डोर्स। डेडमैन डोर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी भी फैसिलिटी मतलब कंप्यूटर रूम, तो अगर आपको किसी भी फैसिलिटी या कंप्यूटर रूम में एंटर करना है तो उसके लिए आपके पास 2 दरवाजे हैं, दो डोर्स हैं। आपको पहला दरवाजा अनलॉक करना पड़ेगा, फिर आप होल्डिंग एरिया में आ जाओगे, फिर ही आप सेकंड दरवाजा आपके लिए ओपन होगा और सेकंड दरवाजे को अनलॉक करके आप एंटर कर पाएंगे। होल्डिंग एरिया में एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा हो सकता है, एक से ज्यादा बंदे होल्डिंग एरिया में नहीं हो सकते। तो पहला दरवाजा लॉक होएगा तभी दूसरे दरवाजे को एक्सेस करने की परमिशन मिलेगी, नहीं तो दूसरे दरवाजे को आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये होते हैं आपके डेडमैन डोर्स। देन नेक्स्ट है अदर मेजर्स ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर नेक्स्ट है आपका नॉन एक्सपोजर ऑफ फैसिलिटी। नॉन एक्सपोजर ऑफ फैसिलिटी मतलब आपकी जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सपोज इस बिल्डिंग में 25 फ्लोर्स है, 25 फ्लोर्स है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर रूम 18th फ्लोर पे, मेरा जो कंप्यूटर की बहुत बड़ी लैब है उसमें 100 कंप्यूटर पड़े हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा है, वो कंप्यूटर रूम कहाँ है, 18th फ्लोर पे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं ऑब्वियसली उनको पता है 18th फ्लोर पे रूम है, वहां जाएंगे काम करेंगे। पर कोई बाहर का बंदा है तो उसको नहीं पता ना कंप्यूटर रूम 18th फ्लोर पे। कोई भी एक्सपोजर, कोई भी विंडो नहीं होनी चाहिए कि वो विंडो देखकर पता लगा ले कि ये कंप्यूटर रूम है। कोई भी मार्क या कोई भी साइन ऐसे बने भी नहीं चाहिए बिल्डिंग के अंदर कि उसको देखकर कोई बाहर वाले बंदे को पता चल जाए कि ये कंप्यूटर रूम है। मतलब कंप्यूटर रूम को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा विंडो, कोई एक्स्ट्रा साइंस बने हुए हैं, लाइक कोई एरो बना हुआ है कि यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ फिर इस पे जाओ फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, ऐसा कोई एरो नहीं बना हुआ होना चाहिए कंप्यूटर रूम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर कोई विजिटर आएगा वो एरो देखकर वहां चला जाएगा तो दिक्कत होने के चांसेस हो जाएंगे। कोई विंडो नहीं होनी चाहिए कि बाहर खड़े खड़े उसको पता नहीं लगना चाहिए कि ये आपका कंप्यूटर रूम है। तो नॉन एक्सपोजर ऑफ फैसिलिटी या कंप्यूटर रूम के बाहर दरवाजे पे कोई विंडोज नहीं होनी चाहिए, कोई मार्क्स, कोई साइन नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए कि लोगों को पता चल सके कि ये अपना कंप्यूटर रूम है, यहाँ पे ये है बेब, अगर आपको फैसिलिटी तक जाना है तो। देन कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स। कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, देखो टर्मिनल का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसमें 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंपनीज में ये होता है हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, पर वो कनेक्शन के लिए उनको एक मेन कंप्यूटर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है। जैसे आप लोगों के नितिन भैया का ऑफिस है तो एक कंप्यूटर नितिन भैया के ऑफिस में, एक कंप्यूटर गोविंद के ऑफिस में। अब नितिन भैया का कंप्यूटर तो मेन कंप्यूटर है और गोविंद का कंप्यूटर उनका सब कंप्यूटर है। अगर गोविंद को अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो पहले उसको नितिन भैया का कंप्यूटर चालू करना ही पड़ेगा, तो वो अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर सकता है। सिर्फ ऑन रहना चाहिए मेन कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। अगर मेन ऑन नहीं होगा तो आप जितने सब कंप्यूटर्स उन पे काम नहीं कर सकते। ये होता है नेटवर्किंग में कि ये कंप्यूटर परमिशन देता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करता है और फिर बाकी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, जो भी स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर है, जो मेन कंप्यूटर है वो लॉक होने चाहिए।
लॉक का मतलब उनपे कोई ना कोई पासवर्ड लगा होना चाहिए ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर ले। आज अगर नितिन भैया का कंप्यूटर है वो सिर्फ गोविंद एक्सेस कर सकता है क्योंकि गोविंद को पासवर्ड है, पर अगर कोई बाहर का बंदा आएगा और वो नितिन भैया का कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकता क्योंकि उसको उसका पासवर्ड नहीं पता, तो जो टर्मिनल्स है, जो स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर्स हैं, उनपे भी लॉक लगा होना चाहिए ताकि ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। सिंगल एंट्री पॉइंट आप अपने बचाने के लिए, आप कोई भी गलत बंदा आपकी कंपनी में ना घुस जाए, इसके लिए आप कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट्स लगा सकते हैं। मतलब एक कंपनी है, उसके 4 दरवाजे हैं घुसने के लिए, ए बी सी डी, चारों दरवाजे से लोग आना जाना कर सकते हैं, पर जो रिसेप्शन है वो सिर्फ ए दरवाजे के सामने है। तो आप कंपनी में क्या करो, ये सारे दरवाजों को लॉक कर दो। आपने रूल बना दिया, अब कल से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज आएंगे भी इसी डोर से और जाएंगे भी इसी डोर से। कोई आएगा तो भी उसको ए से आना है, कोई जाएगा तो भी उसको ए से जाना है, ताकि जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी वहां पे वो नजर रख पाएगी कौन आया था कौन गया, कोई ऐसा बंदा तो नहीं आ गया जिसकी शक्ल देखी हुई नहीं सी लग रही, कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं है। तो कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट, सिंगल एंट्री, यहाँ पे एंट्री एक ही जगह से एंट्री कर सकते हो, एक ही जगह से एग्जिट कर सकते हो, और बाकी जितनी भी एंट्रीज थी उसको आपने लॉक कर दिया, उसको आपने अनऑथराइज डिक्लेयर कर दिया कि अब से कोई भी एम्प्लॉय वहां से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। देन अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम देखो, अब अगर ए से कोई बंदा आ रहा है, अगर कोई चोर है जो ए से आने की कोशिश करेगा, तो रिसेप्शन चाहते हैं पकड़ लेगी कि भाई आप तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं हो, आप यहाँ से नहीं आ सकते। पर उसको पता है कि इनकी कंपनीज में और भी एंट्री पॉइंट्स है, लाइक बी सी डी, ये अभी लॉक हो रखी है। वो दरवाजा कूद कर, इस ताले को तोड़कर कोई बंदा है जो सी से एंटर करने की कोशिश करे, तो सी क्या हो गई, सी ऐसी एंट्री हो गई, अनऑथराइज एंट्री हो गई। अनऑथराइज मतलब जिसके लिए अभी परमिशन नहीं थी, पर फिर भी अगर कोई बंदा यहाँ से एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो अलार्म बज जाएगा कंपनी में, और अलार्म भी इतना तेज होगा कि सिक्योरिटी गार्ड तक वो अलार्म पहुंच जाएगा, उसको पता चल जाएगा, और फिर हाथ के हाथ वो लोग कोई एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को या अपनी ऑफिस को, अपनी बिल्डिंग को सिक्योर कर सकते हैं कि आपने अलार्म लगा दिया, अगर कोई बंदा अनऑथराइज एंट्री से एंटर करने की कोशिश करता है तो हाथ के हाथ अलार्म बज जाएगा, और अलार्म बहुत तेज बजेगा कि वो गार्ड को पता चल जाए और गार्ड्स उस पर सिक्योरिटी अपनी प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉय। कोई बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कितने घंटे के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है वर्किंग डे में, काम चल रहा है वर्किंग डे में, आपको लंच ब्रेक मिला, हर बंदे को लंच ब्रेक मिला, हाफ एन आवर का लंच ब्रेक मिला, पर कोई बंदा है जिसके इंटेंशंस गलत है या कुछ भी, अगर वो 5 घंटे तक वापस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है और 5 घंटे बाद वो काम करना शुरू करता है, तो आप चेक करो आउट ऑफ आवर्स कितने घंटे के लिए वो बंदा बाहर था। और अगर कोई बंदा ज्यादा घंटों के लिए बाहर है, मतलब जितना उसको परमिशन थी उससे ज्यादा आवर्स के लिए वो बाहर है, तो उस पर नजर रखो कि वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा ना, ये भी आप कर सकते हो। देन सिक्योर्ड रिपोर्ट्स। सिक्योर्ड रिपोर्ट्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहुत सिक्योर्ड फाइल्स होती है, कुछ सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लॉक कर कर रख दो, उनको सील पैक कर कर रख दो। आप लोगों का सीए का पेपर है, वो सिक्योर्ड रिपोर्ट है, हर बंदा उसको नहीं खोल सकता, वो सील पैक आती है, जिसके पास परमिशन होगी और जिस डेट को परमिशन होगी सिर्फ उसी डेट को वो पेपर ओपन हो सकता है। तो जितनी भी सिक्योर्ड पेपर्स हैं उनको लॉक कर दो, उनको सील पैक कर दो, ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसको ना देख पाए। एंड लास्ट तरीका है यहाँ पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का, दैट इज पैरामीटर फेंसिंग। पैरामीटर फेंसिंग आप लोग जानते होंगे, फेंसिंग मतलब कोई बैरियर क्रिएट करना, कोई भी बैरियर की कोई अंदर एंटर ना कर सके उसको फेंसिंग कहते हैं। जैसे 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 अभी लॉकडाउन लगा था तो शुरू शुरू में ये हुआ था, ना तो कोई कहीं जा सकता है ना कोई कहीं से आ सकता है, तो झुंझुनू की जितनी भी बाउंड्रीज थी सब पे फेंसिंग लगा दी थी पुलिस वालों ने। फेंसिंग मतलब एक बैरियर, एक येलो कलर का डब्बा सा होता है, उसमें कहता है स्टॉप नो एंट्री, आगे नहीं जा सकते हो, ये डब्बे पे लिखा हुआ सा रहता है। तो फेंसिंग मतलब उन्होंने बैरियर लगा दिया कि आप लोगों को आगे जाने में प्रॉब्लम हुई, आप लोग आसानी से नहीं जा सकते। तो वैसे ही जो कंप्यूटर रूम है आप उसके बाहर कोई फेंसिंग लगा दो, कोई बैरियर लगा दो, ताकि अनऑथराइज बंदा उसमें घुस भी ना पाए।
तो ये सारे आपके और भी फिजिकल एक्सेस मीडियम्स होते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के लिए। पहला था आपका कैमरास, वीडियो कैमरा लगा दो जगह जगह पे और उस वीडियो को अपन रिटेन भी कर सकते हैं, जब मन हो जब देख भी सकते हैं। सेकंड था आपका सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी के साथ सिक्योरिटी गार्ड बिठा दो ताकि वो नजर रख सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके साथ उसका एक बॉन्ड भी साइन करवा लो। देन कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, कोई भी बाहर का बंदा हो, चाहे वो मेंटेनेंस पर्सन हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कंप्यूटर वेंडर हो, हर बंदे को कंपनी में लेकर कौन आएगा, उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय, ताकि उस एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बन जाती है कि कब उसको लेके आना है कब नहीं। तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय स्पॉट करेगा, जब एम्प्लॉय अंदर लेकर आ रहा है मतलब वो बंदा रिलायबल है, ऑथराइज्ड है। बॉन्डेड पर्सनल की जो भी क्लीनिंग स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है आरपी ऑर्गेनाइजेशन का, सबके साथ एक बॉन्ड साइन करवा लो। उससे पैसा नहीं बचने वाला, पर थोड़े चांसेस होते हैं कि आपकी जो डिटेल्स है वो बाहर जाने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ काम कर रहा है। डेडमैन डोर्स, डेडमैन डोर्स, अगर मुझे कंप्यूटर रूम में घुसना है तो उसके लिए मुझे 2 दरवाजों को पार करना पड़ेगा। पहला दरवाजा अनलॉक करूंगी तभी और वो लॉक हो जाएगा तभी दूसरे दरवाजे को खोलने की परमिशन मिलेगी। और जो होल्डिंग एरिया या वेटिंग एरिया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को रहने की परमिशन है। तो नॉन एक्सपोजर ऑफ फैसिलिटी की कंप्यूटर रूम के बाहर कोई विंडो, कोई मार्क्स, कोई साइन नहीं लगे होने चाहिए, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ये कंप्यूटर रूम है आसानी से। कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, जो स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर्स हैं उनको लॉक रखो ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस ना कर ले, मतलब उस पर पासवर्ड सेट करके रखो। देन कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट की जितनी भी एंट्री थी सबको बंद कर दी, सिर्फ एक एंट्री ओपन रखी, वहीं से आना है वहीं से जाना है। क्यों? ताकि जो रिसेप्शनिस्ट बैठी है वो नजर रख पाएगी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अलार्म सिस्टम, अगर कोई बंदा जो परमिशन नहीं थी उस एंट्री से भी घुसने की कोशिश करता है तो अलार्म बज जाएगा। अब अलार्म इतना तेज बजेगा कि सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा अलार्म बज रहा है, और वो बंदा क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड उसको जाके एक्शन परफॉर्म कर सकता है। देन कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉय, कौन बंदा कितने घंटों के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है वर्किंग डे में। अगर आप ज्यादा घंटों के लिए बाहर हो तो आप पे नजर रखी जाएगी कि कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। सिक्योर्ड रिपोर्ट, जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उन सबको रिपोर्ट को लॉक कर दो, सील पैक कर दो ताकि कोई भी आसानी से उसको ओपन ना कर पाए। पेरीमीटर फेंसिंग, जो भी कंप्यूटर रूम्स हैं सबके बाहर एक फेंसिंग लगा दो ताकि उसमें कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर सके, उसमें ना घुस सके। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? यहाँ तक कुछ भी पूछना है? चलो अपन ने क्या पढ़ लिए, अपन ने नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज में मैंने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स पढ़ा दिए, मैंने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ा दिए। आज अपन पढ़ेंगे दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मैंने कहा था नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के 3 टाइप्स हैं, EPL, ई का मतलब एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, P का मतलब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, और L का मतलब क्या होता है, लॉजिकल कंट्रोल्स। तो EPL 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं। अपन ने एनवायरमेंटल पढ़ लिया, अपन ने फिजिकल एक्सेस पढ़ लिया। आज अपन बात करेंगे दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। देखो फिजिकली तो अपन ने देख लिया कि फिजिकली बंदा वहां तक नहीं जा सकता अगर उसके पास परमिशन नहीं है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की अगर बंदा लॉजिकली उस चीज को कैसे एक्सेस कर सकता है, लॉजिकली चीजों को कैसे एक्सेस कर सकता है, ये होता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मतलब यहाँ आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, यहाँ अपन रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। आप सही बंदे हो, रिलायबल बंदे हो, आप कंप्यूटर रूम तक पहुंच गए, पर आपको अगर उसको चलाना है तो आप ऑथराइज होने चाहिए। ऑथराइज मतलब आपके पास उसका आईडी पासवर्ड, हर कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड लगा होना चाहिए। तो अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो आपके पास उसका आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तभी वो कंप्यूटर आप चला सकते हो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? ताकि कोई अनऑथराइज बंदा कंप्यूटर को ऑन नहीं करेगा तो अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे, अनऑथराइज कोई डिलीशंस नहीं होंगे। अगर कोई अननोन बंदा एंटर नहीं कर सकता, कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशंस, गलत मॉडिफिकेशंस भी नहीं हो सकते, कोई इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर भी नहीं हो सकता। उससे बचने के लिए अपन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा देते हैं।
कि अपन रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा, मतलब आपके पास आईडी पासवर्ड होगा तो ही आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 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 मैंने ये कंट्रोल्स लगाने में लापरवाही कर दी, मैंने सोचा मैं क्यों लगाऊं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, खूब पैसा खर्च होता है, मैंने इसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जितना पैसा खर्च करना चाहिए था उतना पैसा मैंने खर्च नहीं किया कंप्यूटर को। मैंने कहा ऑन ही तो करेगा बंदा, क्या ले जाएगा ऑन कर कर, मेरी सारी चीजें कंप्यूटर में सिक्योर्ड पड़ी अंदर। अगर आप इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो सकती है, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा पड़ा है उस पे कोई टेक्निकल एक्सपोजर हो सकता है। अब ये टेक्निकल एक्सपोजर का मतलब क्या है, उसमें कोई वायरस आ सकता है। मतलब अगर मैंने सही से आईडी पासवर्ड नहीं लगाया कि बंदा ऑन कर क्या लेगा, कंप्यूटर ऑन करेगा तो करने दो, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैंने ज्यादा पैसे उस पर खर्च नहीं किए, तो मेरा हो सकता है उसकी वजह से पूरा बिजनेस शट डाउन हो जाए, हो सकता है मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ जाए। जिन लोगों का बिजनेस ही पूरा का पूरा डेटा के ऊपर है, अमेजोन का पूरा बिजनेस डेटा के ऊपर है, गूगल उसका पूरा का पूरा बिजनेस डेटा के ऊपर है, तो अगर उनका डेटा में कुछ भी लॉस हो गया तो उनका पूरा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से टेक्निकल एक्सपोजर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। टेक्निकल एक्सपोजर्स का मतलब कोई ना कोई वायरस आपके प्रोग्राम में आ सकता है। कैसे? अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे टेक्निकल एक्सपोजर्स कि कौन से टेक्निकल एक्सपोजर्स हो सकते हैं। अगर आपने अभी, मैं बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स नहीं पढ़ा रही कि क्या होता है और कैसे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाएंगे, नहीं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। मैं अभी ये पढ़ा रही हूँ कि अगर मैंने कंट्रोल नहीं लगाया तो कोई भी बाहर का बंदा जानबूझकर या गलती से मेरे कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा है उसको हार्म कर सकता है, उसकी वजह से मेरे पूरे बिजनेस को शट डाउन हो जाएगा, मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस मुझे फेस करना पड़ेगा। तो कैसे वो हार्म करेगा कंप्यूटर सिस्टम को, मैं यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ, कैसे वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को जानबूझकर या गलती से हार्म करेगा। उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकल एक्सपोजर्स बोलते हैं। टेक्निकल एक्सपोजर मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम को किस किस वजह से हार्म हो सकता है, उसके डेटा को और उसके इंफॉर्मेशन को। क्या क्या हार्म होने के तरीके हैं कंप्यूटर के। पहला है यहाँ पे डेटा डिडलिंग। ये सारे वायरस टाइप्स ही है बेटा, कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं उसकी वजह से सही से आप काम नहीं कर पाते, तो मैं वही पढ़ाने जा रही हूँ आपको, वायरस टाइप्स ही। डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग में होता क्या है, डेटा डिडलिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर में कोई भी डेटा रखा है वो चेंज हो जाता है, डेटा जो रखा है वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर इट एंटर्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक तरीके का वायरस है बेटा, ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होने के बाद भी उस डेटा को चेंज कर सकता है और एंटर होने से पहले भी उस डेटा को चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपको कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा ये वायरस क्रिएट कर रहा है, जो भी बंदा ये वायरस मेरे कंप्यूटर सिस्टम में डालेगा, उसके पास कोई खास ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी नॉलेज होगी तो भी आप ये काम आसानी से कर सकते हो, टेक्निकल नॉलेज की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है यहाँ पे कि कंप्यूटर का जो मैंने कंट्रोल लगाया वो कंट्रोल काम करता उससे पहले उसने डेटा को चेंज कर दिया, बिफोर कंप्यूटर में एंटर होने से पहले ही उसने डेटा को चेंज कर दिया, उस प्रोग्राम में एंटर होने से पहले ही उसने उसको चेंज कर दिया। तो मैं कोई कंट्रोल लगाती जो चेक करती कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो, उससे पहले ही डेटा चेंज हो चुका, तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती और मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने, मेरे पास कोई 500 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सबकी सैलरी का डेटा मैंने बना रखा है। अगर सैलरी का मैंने डेटा बना रखा है, मैं किसी बंदे को 1500 रुपए देती हूँ, किसी बंदे को महीने के 1500 रुपए देती हूँ, और कोई ऐसा बंदा है टेक्निकल जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, तो उसने क्या किया, उस कंप्यूटर सिस्टम में तो एंटर कर लिया, सैलरी वाले प्रोग्राम में एंटर किए बिना कुछ इस तरीके से काम किया कि उसने 1500 को 15,000 बना दिया, 1500 को 15,000 बना दिया, डेटा को चेंज कर दिया बिफोर इट एंटर्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। एंटर होने से पहले, यहाँ उसको एंटर होने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस वायरस को, उसने पहले ही चेंज कर दिया।
अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल बनाया था कि सिर्फ ये वाला बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, ये चेंजेस कर सकता है, वो कंट्रोल काम करता उससे पहले मेरा डेटा चेंज हो चुका और मुझे क्या याद किसको कितनी सैलरी देनी है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। दैट इज नोन एज डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग क्या है? एक तरीके का वायरस है। वायरस क्या है? ये कंप्यूटर का जो डेटा है उसको चेंज कर देता है, उसमें एंटर होने से पहले या होने के बाद, दोनों तरीके हैं इसमें, होने से पहले भी वो चेंज कर सकता है और होने के बाद, एंटर होने के बाद भी उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी ही टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। और यहाँ पे सबसे बड़ा अपने लिए डर क्या है कि हमारा कंट्रोल जो हमने लगा रखा है वो कुछ काम करता उससे पहले ये वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, तो आप इसको ठीक करने का कोई आपके पास तरीका नहीं है। ठीक है। सेकेंड तरीके का टेक्निकल एक्सपोजर होता है, दैट इज बॉम्ब। सबने नाम सुना होगा बॉम्ब, रियल लाइफ में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, बॉम्ब एक्सप्लॉइड हो जाते हैं, सबने नाम सुना। बॉम्ब क्या है? बॉम्ब का मतलब यहाँ पे सेम मतलब होता है जो रियल लाइफ में होता है। बॉम्ब का मतलब कोई पीस ऑफ कोड है, कुछ लाइनें लिखी हुई है, लाइक 10-15 लाइनें। ये जो जिसने मुझे प्रोग्राम बनाकर दिया, जो सप्लायर है मेरे सॉफ्टवेयर का, उसने डेलीबरेटली मतलब जानबूझकर ये पीस ऑफ कोड अपने प्रोग्राम में डाल दिया। मैंने किसी बंदे से सॉफ्टवेयर बनाया कि मुझे एडिशन का कोई सॉफ्टवेयर बना के दो कि 2 नंबर्स को ऐड कर दे 2+2, ऐसा कोई मैंने सॉफ्टवेयर से बनवाया। अब उसने क्या लिखा है अंदर क्या नहीं, किसको समझ में आता है कंप्यूटर की भाषा, उसने जानबूझकर डेलीबरेटली एक ऐसा पीस ऑफ कोड उसमें डाल दिया। अब उसने ये कोड जो डाला है, ये कोड या तो जब कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, जैसे ही कंडीशंस मैच हो जाएंगी, मतलब उसने ऐसा लिख रखा है कि जैसे ही कोई बंदा अपना पैर वहां से हटाता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि बॉम्ब एक्सप्लॉइट कब होएगा, बॉम्ब फटेगा कब, कि आपने उससे अपना पैर हटाया बॉम्ब फट जाएगा, अगर पैर नहीं हटाया तो चाहे 10 घंटे रख लो वो बॉम्ब नहीं फटेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि अगर उस बंदे ने इस प्रोग्राम को ओपन किया या इस बंदे ने इसमें काम करते करते ये काम किया, तो आप कंडीशन मैच हुई, आपका बॉम्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। मतलब ये जो कोड उसने लिखा है, ये कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होते ही वो उस चीज को डैमेज कर देगी जो प्रोग्राम में लिखा हुआ था। अब इस प्रोग्राम में लिखा हुआ था बॉम्ब का कोड, और ये प्रोग्राम आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी ले रहा था, हार्ड डिस्क से 2+2 का डेटा ले रहा था। तो ये बॉम्ब क्या करेगा, उस हार्ड डिस्क को, पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को क्रैश कर देगा, उस हार्ड डिस्क को खत्म कर देगा, अंदर का जितना डेटा है, फिजिकली टूटी हुई नहीं दिखेगी भाई हार्ड डिस्क, पर उसके जितना अंदर का डेटा वो पूरा उड़ जाएगा, और इतना इंपॉर्टेंट डेटा कहाँ से लाओगे, दोबारा आपके पास कोई डेटा नहीं। दैट इज नोन एज बॉम्ब। बॉम्ब क्या है? बॉम्ब एक पीस ऑफ कोड है जो जानबूझकर, जो सप्लायर है जिसने मुझे वो सॉफ्टवेयर बनाकर दिया, जानबूझकर उसमें वो ये कोड डाल देता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई भी कंडीशन मैच होती है तब वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। बॉम्ब क्या करता है, उसी प्रोग्राम को डैमेज कर देगा। बॉम्ब की बस एक ये खासियत है कि वो फैलता नहीं है, वो एपिडेमिक नहीं है। एपिडेमिक मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अगर हार्ड डिस्क को हार्म करना है तो हार्ड डिस्क को हार्म करेगा। वो पूरे कंप्यूटर में और भी मेरे जो बाकी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, अगर इस बॉम्ब को MS वर्ड को हार्म करना है तो वो मेरे सिर्फ वर्ड को हार्म करेगा। पर मेरे इस कंप्यूटर में और भी मेरी फाइल्स डली हुई है, टैली की डली हुई है मेरे इस कंप्यूटर में, मेरे इस कंप्यूटर में लाइक एक्सेल की डली हुई है, मेरे इस कंप्यूटर में और भी कोई फोटोज डली हुई है, उसको वो हार्म नहीं करेगा। तो बॉम्ब का काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोग्राम को पूरा डैमेज करने का काम है, बाकी जगह वो फैलता नहीं है, बाकी जगह किसी पे कोई वो इम्पैक्ट नहीं डालता। ठीक है, समझ में आ गया बॉम्ब का मतलब क्या होता है? तो अगर आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स नहीं लगाया तो आपको इस तरीके के वायरसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको डेटा डिडलिंग का वायरस फेस करना पड़े, हो सकता है आपको बॉम्ब का वायरस फेस करना पड़े, एंड थर्ड है इसमें क्रिसमस कार्ड। थर्ड है इसमें क्रिसमस कार्ड। सबको पता है क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, जिंगल बेल, क्रिसमस ट्री, सब सजाते हैं। क्रिसमस ट्री क्या होता है, कैसे? ये जो क्रिसमस कार्ड है बेटा, ये भी एक तरीके का वायरस है। मतलब मैडम ये तो क्रिसमस कार्ड है, क्रिसमस पे लोगों को कार्ड दिया जाता है। क्या होता है बेटा इस वायरस में? देखो क्या है ये जो वायरस है ये ट्रोजन हॉर्स, सबने नाम सुना होगा ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स एक बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बड़ा वायरस है। उसका एक छोटा सा पार्ट है क्रिसमस कार्ड।
ट्रोजन हॉर्स का एक छोटा सा पार्ट है क्रिसमस कार्ड। मतलब अगर ये वाला वायरस जनरेट करना है तो पहले उसमें ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस होना चाहिए, तभी ये जनरेट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्रिसमस कार्ड कभी अकेला काम नहीं कर सकता, उसको ट्रोजन हॉर्स की हेल्प चाहिए। अब ये क्रिसमस कार्ड वायरस आया कहाँ से? जो आईबीएम कंपनी है, आईबीएम कंपनी सबने नाम सुना होगा, उनका खुद का एक ईमेल सिस्टम उन्होंने बना रखा था कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको अगर एक दूसरे से मेल करना है तो सब लोग इसी पे मेल करें। अब आईबीएम कंपनी इतनी बड़ी है कि सपोज पूरी इंडिया में उसकी 50 ब्रांचेस हैं। इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में उसके 50 ब्रांचेस हैं। अब 50 ब्रांचेस हैं, कोई जयपुर में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में है, कोई गुजरात में, कोई कोलकाता में, अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांचेस। हर ब्रांच में 100 लोग काम करते हैं, तो इसमें कितने लोग काम करते हैं? 500 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं। अब वो 500 एम्प्लॉयज को अगर एक दूसरे से बातें करनी है तो वो इस ईमेल सिस्टम पे बात करेंगे, और अगर उनको कस्टमर से बातें करनी है तो वो जीमेल के थ्रू बातें करेंगे। पर्सनल ईमेल सिस्टम बना रखा है। अब इन्होंने तो क्या चाहा था कि हम एक पे कुछ लिखें तो बाकी पे सब चला जाए, वायरस नहीं आ जाए। तो हुआ क्या था, उन्होंने ना, एक बंदा ए है कोई, उसने अपने कंप्यूटर में, बाकी ये 5000 कंप्यूटर्स बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, चाहे आप कोई भी सिटी में काम कर रहे हो। तो पर्सन ए ने क्या किया, अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखकर, प्रोग्राम खोलकर उस पर लिखा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री, जैसे ही उसने क्रिसमस ट्री लिखा, उसकी स्क्रीन पे एक क्रिसमस ट्री, उसकी स्क्रीन पे एक क्रिसमस ट्री बनकर आ गया, बनकर आ गया। वो खुश हो गया कि वाह मेरे लिखते ही क्रिसमस ट्री बन गया। पर हुआ क्या, ये वायरस निकला एक। हुआ क्या, जैसे ही उसने क्रिसमस ट्री अपने कंप्यूटर में लिखा, ये ट्री उसके कंप्यूटर में तो बन ही गया, प्लस जितने कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड थे नेटवर्क के थ्रू, 5000 कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड थे नेटवर्क के थ्रू, 5000 लोग अपना अपना काम कर रहे थे। सिर्फ बंदे एक को ये कहा गया था कि आप क्रिसमस ट्री लिखते, क्रिसमस ट्री जनरेट करो, पर 5000 लोग, कोई फाइनेंस का काम कर रहा था, कोई पैसा चढ़ा रहा था, कोई पैसा डिलीट कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, बहुत काम हो रहा था कंपनीज के अंदर। और जैसे ही क्रिसमस ट्री बना, ये क्रिसमस ट्री ने अपने आप को कॉपी कर लिया इन 5000 कंप्यूटर सिस्टम पे भी। तो जितने कंप्यूटर्स आपसे नेटवर्क पे कनेक्टेड थे, सब पे ये क्रिसमस ट्री आ गया, बन गया। उनकी स्क्रीन पे उनको क्रिसमस ट्री बना हुआ दिख रहा है। अब क्या करें? अब वो लोग उस क्रिसमस ट्री को हटा नहीं सकते, जो पुराना पीछे काम चल रहा है उसको वो सेव नहीं कर सकते। ये क्रिसमस ट्री पूरी स्क्रीन पे क्रिसमस ट्री बन गया, ये ना मिनिमाइज हो सकता, ना डिलीट हो सकता, ना ये क्रॉस हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनका जो हाफ फिनिश्ड वर्क था, हाफ फिनिश वर्क, वो सारा का सारा वर्क उड़ गया, डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि उस ट्री को हटाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अपना कंप्यूटर बंद कर दो। और कंप्यूटर बंद करते ही जिस काम को आपने सेव नहीं किया, वो काम तो आपका उड़ गया, वो काम में कहीं पे सेव नहीं हुआ। तो क्रिसमस ट्री का एक तरीके का ट्रोजन हॉर्स वायरस है, उसको ट्रोजन हॉर्स का सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जनरेट कहाँ से हुआ? ईमेल सिस्टम ऑफ आईबीएम, वहां से जनरेट हुआ। तो एक बंदे ने अपने कंप्यूटर में लिखा क्रिसमस ट्री, तो हाथ किया, क्रिसमस ट्री उसके स्क्रीन पे बनकर आ गया। पर हाथ किया तो उस ट्री ने अपने आप को कॉपी कर लिया, जितने भी कंप्यूटर्स उससे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थे सब पे वो ट्री बन गया, 5000 कंप्यूटर पे वो ट्री बन गया। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स जो काम कर रहे थे वो अपना हाफ फिनिश वर्क अब सेव नहीं कर सकते। इसने किसी को डैमेज नहीं किया, इसने कोई लाइन अपने मन से नहीं हटाई। जैसे बॉम्ब ने तो पूरी हार्ड डिस्क को खुद ने क्लियर कर दिया था, इसने खुद ने कुछ भी नहीं डैमेज किया, सिर्फ बन के आ गया ट्री। पर उस ट्री को हटाना है, आपको अपना काम खत्म करना है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा। तो शट डाउन अगर करते हो तो जो फिनिश नहीं हुआ काम उसको आप सेव भी कभी भी नहीं कर सकते, और वो काम आपका उड़ गया। तो ये वायरस आपको फेस करना पड़ सकता है। क्लियर हुआ क्रिसमस ट्री का मतलब क्या होता है? देन नेक्स्ट तरीके का वायरस है, नेक्स्ट तरीके का वायरस है क्रिसमस ट्री के बाद है आपका वॉर्म। वॉर्म का मतलब सब लोग जानते हो, कीड़े मकोड़े चलते हैं, छोटे 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 से कीड़े होते हैं रेंगते वैसे, उनको वॉर्म्स कहते हैं। वॉर्म, वॉर्म को कोई ट्रोजन हॉर्स की जरूरत नहीं है। क्रिसमस ट्री और वॉर्म में सिर्फ एक फर्क है कि वॉर्म को कोई ट्रोजन हॉर्स की जरूरत नहीं, क्रिसमस ट्री को पेरेंट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, इसको कोई पेरेंट वायरस की जरूरत नहीं है, इसको कोई ट्रोजन की जरूरत नहीं है। ये भी क्या करता है, ये अपने आप को कॉपी कर लेता है बाकी सारी मशीन्स पे, जो मशीन्स कंप्यूटर पे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है सब पे ये अपने आप को कॉपी कर लेता है।
सब पे अपने आप को कॉपी कर लेता है। वॉर्म्स को डिटेक्ट करना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री जो वायरस है उसको डिटेक्ट करना कि ये वायरस एक कंप्यूटर में आ चुका है, उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, पर इनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान होता है इन कंपैरिजन टू क्रिसमस ट्री। अब आपके वॉर्म्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अलार्म क्लॉक वॉर्म, एक होता है एक्सटेंशियल वॉर्म। एक होता है अलार्म क्लॉक वॉर्म, एक होता है एक्सटेंशियल वॉर्म। अलार्म क्लॉक वॉर्म, एक कंप्यूटर पे अलार्म बजना शुरू हुआ, जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क पे कनेक्टेड थे सब पे वो अलार्म बजेगा, सब पे वो अलार्म बजता जाएगा, बजता जाएगा, बजता जाएगा, बंद नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर दोगे। और अगर आपने शट डाउन कर दिया तो जो आपका हाफ फिनिश वर्क था, जो कंप्लीट नहीं हुआ था काम, जिसको आपने सेव नहीं किया था, वो सारा काम आपका उड़ जाएगा। ये होता है अलार्म क्लॉक वॉर्म। एक्सेंशियल वॉर्म मतलब इस तरीके से कीड़े चलते हुए दिख जाएंगे आपको स्क्रीन पे, इस तरीके से कीड़े चले दिख जाएंगे। इसका एम क्या है? हमें अलाइव रहना है, हमें जिंदा रहना है, हमें खत्म नहीं होना। आप इस कीड़े पे क्रॉस करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा, इस कीड़े पे क्रॉस करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा, इस कीड़े पे क्रॉस करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा, इस कीड़े पे क्रॉस करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा, इस कीड़े पे क्रॉस करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा। मतलब आप क्रॉस चेक कर रहे हो, जनरेट 3 हो रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हो, उसकी वजह से जनरेट 3 हो रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हो, जनरेट 3 हो रहे हैं। पूरी स्क्रीन पे फैल गए, पूरी स्क्रीन पे फैल गए। तो अब क्या हुआ? सिर्फ मेरी स्क्रीन पे नहीं फैले, जितने कंप्यूटर्स मेरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थे सब पे फैल गए ये वाले वॉर्म्स। और अब सबको अपना काम बंद करके, काम बंद तो नहीं कर सकते, कंप्यूटर को शट डाउन ही करना पड़ेगा अगर आपको इनको हटाना है तो आपका जो हाफ फिनिश वर्क है वो सेव नहीं हो सकता। ये होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है? वॉर्म्स भी एक तरीके का वायरस है, इनको कोई ट्रोजन हॉर्स की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में अकेले काम कर सकते हैं। ये अपने आप को कॉपी कर लेते हैं बाकी सारी मशीन्स पे, जो मशीन्स नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनको डिटेक्ट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू क्रिसमस ट्री। दो तरह के वॉर्म्स होते हैं, अलार्म क्लॉक, एक्सटेंशन। अलार्म क्लॉक, अलार्म बजने लगेगी हर कंप्यूटर पे जो नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आपको वो अलार्म बंद करनी है थोड़ी देर तो उसके साथ काम, आपको वो बंद करना है, बंद करना है, आप क्या करोगे? आपको कंप्यूटर को ही शट डाउन करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। एक्सटेंशियल वॉर्म, उनका मेन एम होता है हमें जिंदा रहना है। अगर आप एक को हटा रहे हो तो दूसरा आ रहा है, दूसरे को हटा रहे हो तीसरा आ रहा है, तीसरे को हटा रहे हो चौथा आ रहा है। और ये भी अपने आप को कॉपी कर लेते हैं बाकी सारे कंप्यूटर्स पे, बाकी सारी मशीन्स पे जो एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये अभी तक अपन ने टेक्निकल एक्सपोजर्स में क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कार्ड एंड बॉम्ब्स, 4 पढ़ लिए। Then next आपका टेक्निकल एक्सपोजर है दैट इज राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन, राउंड ऑफ करना, जैसे मेरे साथ बहुत होता है राउंड ऑफ करना। वैसे अब मैं बच्चों को स्टैट्स के क्वेश्चन करवाती हूँ, किसी का आंसर है 123.456, तो वो बच्चा मुझे आंसर लिख के देगा 123.466, ऐसा कुछ लिख कर देगा। दूसरा बच्चा उसको राउंड ऑफ कर देगा 444। अब वो लोग बच्चे कह देते हैं मैडम डेसिमल के बाद मेरा तो 44 आ रहा है, मैडम डेसिमल के बाद 66 आ रहा है, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या थी डेसिमल के बाद? 56 थी। पर बच्चों ने अपने मन से राउंड ऑफ कर दिया, अपने मन से उसमें थोड़े से स्मॉल चेंजेस कर दिए, जो भी डिनोमिनेशंस आपने किए हैं, जो भी फ्रैक्शंस में आप वैल्यूज लाए हो, उसमें आपने थोड़े से चेंजेस कर दिए खुद के मन से, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब ये जो थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, अगर आप किसी की सैलरी लिख रहे हो या कोई फाइनेंशियल डेटा, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे 50,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर उनके फाइनेंशियल डेटा में ऐसे थोड़े 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 से चेंजेस होते रहे कि आपने 56 को 66 बना दिया या 76 बना दिया या कुछ भी थोड़े थोड़े चेंजेस करोगे, तो ये इतने छोटे चेंजेस हैं, ये इतना स्मॉल चेंजेस है कि आप लोगों को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपका फाइनली जो आप सोच रहे थे कि इस बार मेरी टोटल सैलरी मुझे 2 करोड़ की देंगे, और ये छोटा 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 काउंट करके आपकी सैलरी होगी 2 करोड़ 10 लाख की सैलरी हो गई, तो ये 10 लाख का आपको एक्स्ट्रा हार्म, एक्स्ट्रा लॉस बेयर करना पड़ेगा। इस 10 लाख की लगे कहाँ एक्स्ट्रा, ये आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना छोटा फ्रैक्शंस में चेंज हुआ कि इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज नोन एज राउंडिंग डाउन। कि कई बार क्या होता है, कोई ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि जो अपने आप राउंड ऑफ कर देता है चीजों को, तो राउंड ऑफ करने की वजह से वो स्मॉल फ्रैक्शंस को इतने स्मॉल राउंड ऑफ होते हैं कि अपन उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते कि क्या गलतियां हो गई, और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज सलामी टेक्निक। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज सलामी टेक्निक।
सलामी टेक्निक क्या होता है? ये राउंडिंग डाउन जैसा है, बस इसी में स्लाइसिंग कर देते हैं। स्लाइसिंग मतलब हटा देते हैं। ये जो है जैसे 1 2 3 4.456 ये आया। सलामी टेक्निक, मैंने यहाँ पे सलामी टेक्निक ने वायरस ने रूल बना रखा है कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ वो एक सिंगल डिजिट को ही स्टोर करेगा। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट को स्टोर करेगा। अब इसकी जगह डेटा स्टोर क्या होगा? 1 2 3 4.5। उसने स्लाइस कर दिया, उसने फिक्स अमाउंट ऑफ डिजिट्स को हटा दिया कि उसके बाद चाहे कोई भी डिजिट हो, चाहे 4 के बाद 444 हो तो भी वो 4 ही लेता। अगर 4 पॉइंट के बाद 477 हो तो भी वो 4 लेता। पॉइंट के बाद 488 कुछ भी हो, वो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है सिर्फ वहीं तक डेटा लेगा। तो यहाँ पे स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग मतलब जानबूझकर चीजों को, डेटा को एलिमिनेट कर देते हैं। रूल्स है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हटाओगे, 3 हटाओगे, 4 हटाओगे, 5 हटाओगे, आपका रूल है। तो आप अपने रूल को फॉलो करते हुए ये चेंजेस कर देते हो। अब एक्चुअल डेटा देखो होना चाहिए था 123.456, पर आपका स्टोर क्या हुआ कंप्यूटर सिस्टम में 1234.4। तो पॉइंट ये इतने का आपको लॉस बियर करना पड़ा 5-6 का। ऐसे एक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इतने सारे डेटा होंगे वहां पे आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये इतना स्मॉल अमाउंट चेंजेस आपने किए हैं कि इसको फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज ट्रैपडोर्स। नेक्स्ट है टेक्निकल एक्सपोजर्स में ही दैट इज ट्रैपडोर्स। ट्रैप मतलब जाल में लेना, लोगों को ट्रैप कर लोगों को अपने जाल में फंसाना। तो दरवाजे ऐसे जो जाल बना हुआ है दरवाजों का, जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, दैट इज नोन एज ट्रैपडोर्स। ट्रैपडोर्स क्या होते हैं? इस तरीके का कोई प्रोग्राम, इस तरीके का कोड लिखा हुआ है कि अलाउ करता है आप ये चीज इसके अंदर डाल सकते हो। स्पेसिफिक लॉजिक आपको इस कंप्यूटर सिस्टम में, इस प्रोग्राम में डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मैंने डाल दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को देख सकते हो। ट्रैपडोर्स, मेरा कोई लूप होल रह गया, मैं प्रोग्राम बनाते हो कितने अच्छे से नहीं प्रोग्राम बना पाई, तो कोई लूप होल रह गया तो हैकर ने मेरे प्रोग्राम में एंटर कर उसने उसकी परमिशन ले ली कि मैं इस प्रोग्राम को देख सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ। जब वो देखेगा प्रोग्राम को तो उसमें गलत चीजें वो इंसर्ट भी कर सकता है और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि हैकर ने वो गलत चीज मेरे प्रोग्राम में कभी इंसर्ट कर दी। तो ट्रैपडोर्स मतलब ऐसे दरवाजे, ऐसे लूप होल्स जिसकी वजह से कोई अनऑथराइज्ड बंदा आपके सिस्टम में एंटर कर गया और आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में उसने कोई ऐसा लॉजिक, ऐसा चीजें इंसर्ट कर दी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। एंड लास्ट टाइप का टेक्निकल एक्सपोजर है दैट इज स्पूफिंग। लास्ट टाइप का टेक्निकल एक्सपोजर है दैट इज स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग होता क्या है? सपोज बंदा ए बी, 2 बंदे हैं। ए का अपना लैपटॉप है, उसका अपना आईपी एड्रेस होगा, हर लैपटॉप का अपना आईपी एड्रेस अलग होता है। बी का अपना लैपटॉप है, उसका अपना आईपी एड्रेस है। एक हैकर ने क्या किया? हैकर ने मेरे कंप्यूटर को हैक कर लिया, मेरे आईपी एड्रेस को हैक कर लिया। मेरे आईपी एड्रेस को जब उसने हैक कर लिया तो वो बंदा जयपुर बैठा है, मैं झुंझुनू बैठी हूँ। तो जयपुर बैठे बैठे क्योंकि उसने मेरे आईपी एड्रेस को हैक कर लिया तो उसने मेरे आईपी एड्रेस से बी वाले बंदे को कोई मेल भेज दिया, ईमेल भेज दिया। अब वो ईमेल, बी और मेरे बहुत ज्यादा बिजनेस टर्म्स थे, ऑफिशियल टर्म्स थे, पर उसने बी को ऐसे कोई गाली गलौज दे दी, कोई गलत चीज बी को लिख दी, कोई भी मेल में गलत काम कर दिया। अब बी को तो क्या लगेगा? बी आईपी एड्रेस चेक करेगा, नाम देखेगा, बी को क्या लगेगा? वो मेल किसने किया है? मैंने किया है, ए ने वो मेल कर दिया। बी ने ए के साथ सारे बिजनेस के टर्म सब खत्म कर दिए। ए ने को तो पता ही नहीं चला भाई हुआ क्या। मेरे को तो अभी तक तो सब सही चल रहा था, एकदम अचानक क्या हुआ उसको कुछ नहीं पता चला। तो ये होती है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब कोई अनऑथराइज्ड बंदा, अनऑथराइज्ड मतलब कोई हैकर, उसने आपका सिस्टम का एक्सेस ले लिया, आपका आईपी एड्रेस को एक्सेस कर लिया और वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है जैसे कि आपकी आइडेंटिटी से वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब आपकी आइडेंटिटी को उसने चोरी करके और अपनी आइडेंटिटी बनाकर और उसको वो सामान, वो कुछ भी मेल या कुछ भी डेटा उसने भेज दिया, तो उसकी वजह से लॉस किसको होगा? मेरे बिजनेस को, या मुझे उसकी वजह से लॉस होगा। इसको कहते हैं स्पूफिंग। यहाँ पे क्या होता है? वो आपका पूरा का पूरा आईपी एड्रेस चुरा लेते हैं आपके कंप्यूटर का और उस आईपी एड्रेस से वो आपके किसी बंदे को आपके नाम पे गलत मेल भेज देते हैं,
हैं, किसी बंदे को आपके नाम पे गलत फोटो भेज दी, गलत डेटा भेज दिया, तो उस वजह से आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है कि अनऑथराइज बंदे ने मेरी आइडेंटिटी चुरा ली। स्पूफिंग मतलब यहाँ पे अनऑथराइज बंदा मेरी आइडेंटिटी चुरा सकता है, मेरे कंप्यूटर का एक्सेस मुझसे चुरा सकता है। तो ये सारे टेक्निकल एक्सपोजर्स थे। रिवाइज करते हैं बच्चों आराम से। क्या पढ़ा अपन ने? पढ़ा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं भाई? कि लॉजिकली सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए। अपन ने कहा है कि अनऑथराइज बंदा उस कंप्यूटर को कभी भी एक्सेस ना कर पाए, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। पर कभी ऐसा होता है कि हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाने में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, हम नहीं लगाते। तो हमने अगर वहां कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है, मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस वजह से अगर एक्सेस कंट्रोल से लगाए तो टेक्निकल एक्सपोजर्स हो सकते हैं, आपके प्रोग्राम को, आपके सॉफ्टवेयर को, आपके डेटा को टेक्निकल एक्सपोजर्स फेस करने पड़ते हैं। अभी टेक्निकल एक्सपोजर्स क्या होते हैं? वायरसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग क्या है? डेटा डिडलिंग एक तरीके का वायरस है जो कंप्यूटर में एंटर होने से पहले या होने के बाद जो कंप्यूटर का डेटा है, प्रोग्राम का डेटा, उसको चेंज कर देता है। उसके लिए उसको कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पे डर क्या है कि मेरा कंट्रोल कुछ काम करता सॉफ्टवेयर का, उससे पहले ही उसने डेटा को चेंज कर दिया, तो मैं उस पर कुछ कर ही नहीं पाई, मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पाई, कैसे करूँ? सेकेंड तरीके का आपका वायरस है, दैट इज बॉम्ब। बॉम्ब क्या? एक पीस ऑफ कोड है जो सॉफ्टवेयर का सप्लायर उसने जानबूझकर वो पीस ऑफ कोड उस सॉफ्टवेयर में छुपा दिया। अब जैसे ही कोई कंडीशंस मैच होंगी वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। एक्सप्लोड मतलब फट जाएगा। फट का मतलब वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा और उसको जिस प्रोग्राम को खत्म करना था वो सिर्फ उस प्रोग्राम को डैमेज कर देगा। बॉम्ब का सिर्फ एक चीज अच्छी है कि बॉम्ब जो है सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोग्राम को, उसी चीज को खत्म करता है, बाकी आसपास की किसी चीज को कोई इम्पैक्ट बॉम्ब नहीं करता। देन नेक्स्ट, बॉम्ब के बाद आपने पढ़ा क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड एक ट्रोजन हॉर्स वायरस का पार्ट है। ईमेल, आईबीएम सिस्टम का जो ईमेल सिस्टम आया वहां से ये क्रिसमस कार्ड जनरेट हुआ। क्या हुआ वहां पे कि एक बंदे ने अपने कंप्यूटर में लिखा क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे तो बन गया, प्लस जितने कंप्यूटर्स उससे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है सब पे वो क्रिसमस ट्री बन गया। अब उसको आप क्लोज नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज करो वो रीजन डिटोर है, उसको क्लोज करो रीजन डिटोर है, क्लोज करो रीजन डिटोर है, क्लोज करो रीजन डिटोर है, बार 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 आ रहा है। तो उसको अपन हटा नहीं सकते कब तक? जब तक अपन कंप्यूटर बंद नहीं कर देंगे। और अगर हमने कंप्यूटर बंद कर दिया तो जो मेरा हाफ फिनिश्ड अनसेव्ड वर्क था, आधा अधूरा काम जिसको मैंने सेव नहीं किया था अभी तक, वो काम मेरा पूरा का पूरा उड़ सकता है। देन बॉम्ब, बॉम्ब मतलब कीड़े मकोड़े। तो बॉम्ब ये, इसको ट्रोजन हॉर्स की सपोर्ट की जरूरत नहीं, अपने आप में अकेला काम कर लेता है। यहाँ पे ये अपने आप को कॉपी कर लेता है बाकी सारी मशीन पे जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, प्लस इसको डिटेक्ट करना आसान है क्योंकि ये अपने आप में अकेला काम करता है। दो तरह के बॉम्ब्स होते हैं, अलार्म क्लॉक एंड एसेंशियल बॉम्ब। अलार्म क्लॉक बॉम्ब, हर घड़ी हर जगह अलार्म क्लॉक बजने लग गई, एक हटा रहे दूसरी बजे, दूसरी हटा रहे तीसरी बजे, तीसरी हटा रहे चौथी बजे, बजती जा रही बजती जा रही बजती जा रही। जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे कनेक्टेड है सब पे वो अलार्म बजता जाएगा और अगर आपको उसको हटाना है तो आपको कंप्यूटर शट डाउन करना पड़ेगा, तो जो आपने काम सेव नहीं किया वो काम पूरा उड़ जाएगा। देन एक्सटेंशियल बॉम्ब, उसका एम ही होता है हमें जिंदा रहना, हमें लाइव रहना है। तो क्या करेंगे एक्सटेंशियल बॉम्ब? जिंदा रहना है, रैम रहना है, तो अपने आप को दूसरे सारे कंप्यूटर्स पे कॉपी कर लेंगे और अगर आपको उनको हटाना है तो कंप्यूटर को शट डाउन ही करना पड़ेगा। देन राउंडिंग डाउन, आप राउंड ऑफ कर देते हो चीजों को, स्मॉल फ्रैक्शंस जो डिनोमिनेशंस का स्मॉल पार्ट है उसमें आप कुछ चेंजेस कर देते हो, अपने आप चेंजेस हो जाते हैं। तो छोटी मोटी चीजें तो चल जाएगा, पर जब फाइनेंशियल डेटा होता है वहां पे आपको धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखने लग जाता है और ये इतने छोटे चेंजेस हुए, इतने माइन्यूट चेंजेस हुए कि उनको पता लगाना बहुत मुश्किल है। देन सलामी टेक्निक, सलामी टेक्निक का मतलब यहाँ अपन डिजिट्स को स्लाइस कर देते हैं, स्लाइस मतलब हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कोई राउंड ऑफ नहीं करते। आपका रूल है, आपका कोड कहता है कि डेसिमल के बाद उसको 2 डिजिट हटानी है, आपका कोड कहता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट हटानी है। एक दो में तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जहाँ खूब सारा डेटा है वहां बहुत सारा फर्क पड़ेगा और इसको आप फाइंड आउट करना आसान नहीं है। ट्रैप डोर्स, ऐसे दरवाजे जो अलाउ कर रहे हैं अनऑथराइज बंदे को कि आप कंप्यूटर सिस्टम में घुसो और उसमें कोई भी गलत चीज आप इंसर्ट कर सकते हो।
स्पूफिंग 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 मतलब कोई अनऑथराइज बंदा मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को यूज कर रहा है, कोई अनऑथराइज बंदा मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, कोई अनऑथराइज बंदा मेरे आईपी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है। मतलब जो मेरा आइडेंटिफिकेशन एक्सेस था उसको उसने हैक कर उस पर काम करना शुरू कर दिया। वो ऐसा शो कर रहा है जैसे मैं हूं, पर जबकि मैं रियल में वो बंदी मैं नहीं हूँ। उस चीज को अपन क्या कहते हैं? स्पूफिंग कह देते हैं। तो ये सारे आपके टेक्निकल एक्सपोजर्स थे। डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, वॉर्म, क्रिसमस कार्ड, राउंडिंग ऑफ, सलामी टेक्निक, ट्रैपडोर्स एंड स्पूफिंग। 8 तरीके के आपके टेक्निकल एक्सपोजर्स थे। अभी तक अपन ने बेटा वो नहीं पढ़ा कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कौन से लगाओगे। मैंने तो ये बताया ये सारे वायरस आ सकते हैं, इनसे बचने के लिए अपन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाते हैं। अभी अपन सीखेंगे कि वो कौन से कंट्रोल्स लगाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? यहां तक नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज इसी के अंदर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में ही है, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स। लॉजिकल एक्सेस को वायलेट कौन करते हैं? वायलेट मतलब तोड़ते कौन है? लॉजिकल एक्सेस जो रूल्स आपने बना रखे आईडी पासवर्ड वाला बंदा ही एक्सेस करेगा। इसको तोड़ने वाले लोग कौन कौन से, इसके वायलेटर्स कौन से हैं? कौन से ऐसे बंदे हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को आपको हार्म पहुंचा सकते हैं लॉजिकली? आपके डेटा को या आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये सारे वायरस जो भी पड़े वो डाल सकते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? उन लोगों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये लोग वही हैं जो फिजिकल एक्सेस को तोड़ रहे थे। जो बंदा आपके घर का दरवाजा तोड़ेगा वही बंदा आपका घर का गहना चुराएगा या आपके घर का पैसा चुराएगा। तो ये वही बंदे हैं जिन्होंने फिजिकल एक्सेस को तोड़ा। अब वो लॉजिकल एक्सेस तोड़ना चाहते हैं। तो लॉजिकल एक्सेस तोड़ना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। वो सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर, आप सीसीटीवी कैमरा को चकमा देकर अंदर घुस तो गए बिल्डिंग में, अब कंप्यूटर रूम तक भी घुस गए आप, पर कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसमें कुछ काम करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको कोई थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। तो ये बंदे वो के वही हैं जो फिजिकल एक्सेस वायलेटर्स थे, जो फिजिकल एक्सेस को वायलेट करते थे, पर इनको बस थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की और जरूरत है ताकि लॉजिकल एक्सेस को भी वायलेट कर सकें। जैसे कि कौन से होते हैं? लाइक हैकर्स। सब लोग जानते हैं हैकर्स कौन होते हैं। एक तो होते हैं आपके एथिकल हैकर्स, एक होते हैं अनएथिकल हैकर्स। एक तो हैकर्स होते हैं जो सही चीज के लिए आपका कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है, एक तो हैकर्स होते हैं जिनका इंटेंशन गलत होता है और फिर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो अनएथिकल हैकर होगा वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्सनल्स हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्सनल मतलब जो कंप्यूटर रूम में जो मेरे एम्प्लॉयज, ये जो एम्प्लॉयज में है ये हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ, चाहे आप सेल्स के हो, चाहे परचेज के हो, चाहे प्रोडक्शन के हो, चाहे आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल्स की बात की है, मतलब जो कंप्यूटर रूम में अंदर बैठकर जो बंदे काम करेंगे सिर्फ उनकी बात की है। तो सबसे आसान तो इन लोगों के लिए है कोई भी कंप्यूटर में हार्म पहुंचाना, क्योंकि इन लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस है हर चीज का। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब सारा का सारा काम एक ही बंदे को मत दो। अगर किसी बंदे को कोई कंप्यूटर की फाइल खोलनी है तो उसका पासवर्ड जो है वो 2 जनों को पता होना चाहिए। एक के पास आधा पासवर्ड और दूसरे के पास आधा पासवर्ड। दोनों मिलकर अगर वो फाइल पासवर्ड डालेंगे तभी वो फाइल खुलेगी, नहीं तो नहीं। ऐसा काम होना चाहिए। क्यों? अगर एक ही बंदे के पास पूरा पासवर्ड एक फाइल को खोलने का, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव फाइल है, अगर उस बंदे की नीयत बिगड़ गई और उसने पासवर्ड डालकर उस फाइल को हार्म पहुंचा दिया, उससे पैसा निकाल लिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप क्या करो? कामों को बांट दो। एक पासवर्ड जो है वो 2 जनों में आधा आधा बटा होना चाहिए। अब दोनों की नीयत बिगड़ना जरूरी है, एक की नीयत से काम नहीं चलेगा। ठीक है। एंड सुपरविजन, कंटिन्यू आप सुपरवाइज करते रहो कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयज तो गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो पर्सन है जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं सबसे आसान उनके लिए है कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाना। इसलिए आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना चाहिए। देन फॉर्मर एम्प्लॉयज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पुराना बंदा है, वो खुंदस में आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया, खुशी खुशी छोड़कर नहीं गया। उसने मेरे को कहा मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं बढ़ा सकती, तुमको जाना है तो जाओ।
वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो अब उसको मेरे से बैर बंध गया, उसको मेरे से खुंदस निकालनी है। उसको जो पहले काम करता था ऑब्वियसली उसको सारे पासवर्ड्स पता थे, उसको पता था कहाँ पे क्या कंप्यूटर रूम रखा है, किस में कौन सा डेटा रखा है, कौन सी चीज पर्सनल है। तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, कंप्यूटर को हार्म आसानी से पहुंचा सकता है। एंड यूजर्स जो फाइनली, जैसे हम जैसे लोग जो होते हैं एंड यूजर्स, हम भी कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई फॉरेनर है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, कोई क्रैकर है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, कोई वेंडर है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। तो बहुत सारे एंड यूजर्स होते हैं जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स, लॉजिकल एक्सेस करने के लिए जो लॉजिकल एक्सेस को तोड़ते हैं लोग, वो कौन होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो फिजिकल एक्सेस को तोड़ते हैं, बस उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी होती है। जैसे हैकर हो गया, जैसे एम्प्लॉयज हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल्स हो गए, वो सबसे सेंसिटिव हैं, वो सबसे ज्यादा हार्म कर सकते हैं, इसलिए आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रखो वहां पे। पुराना कोई बंदा जो खुंदस में आके छोड़कर चला गया, वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम, आपके डेटा को हार्म पहुंचा सकता है। एंड यूजर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, कोई वेंडर्स हैं, कोई कंसल्टेंट है, वो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को हार्म पहुंचा सकते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में अपन ने ये पढ़ा है कि अगर मैंने कंट्रोल्स नहीं लगाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, कौन से मुझे एक्सपोजर्स बेयर करने पड़ेंगे, एंड कौन कौन बंदे जो हैं वो कंट्रोल्स को तोड़ देते हैं। अब अपन एक्चुअल पढ़ेंगे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होते कौन से हैं। अब आप लोग पढ़ोगे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होते कौन से हैं, कि कोई अनऑथराइज बंदा सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए उसके लिए आप कौन से कंट्रोल्स लगाते हैं। इसमें पहला आपका कंट्रोल है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। पहला कंट्रोल है यहाँ पे यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। पहला है इसके अंदर यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी यूजर है कंप्यूटर का, यूजर मतलब जैसे मैं कंप्यूटर को यूज कर रही हूँ, कोई एम्प्लॉय यूज कर रहा है, जो भी बंदा उस कंप्यूटर को यूज करने जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को पता होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। कौन एम्प्लॉय है, क्या नाम है, कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता है, कौन से शहर से बिलोंग करता है, उसके माँ बाप का नाम, उसका एड्रेस क्या, उसका फोन नंबर क्या। तो आज अपन फेसबुक पे भी अपन लॉग इन करते हैं, तो कोई नया यूजर है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक को बतानी पड़ती है। तो फेसबुक उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो यूजर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मतलब उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। एंड कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपन को बताना चाहिए। Who and why, किस किस को आपने परमिशन दी है, क्यों परमिशन दी है। रिक्वेस्ट तो बहुत सारे लोगों की आई एम्प्लॉइज के काम करने की, ABCD, पर मैंने परमिशन किस किस को दी, A और C को। क्यों दी? क्योंकि उनके पास वो स्किल थी, क्योंकि उन्होंने MCA कर रखा है, इसलिए मैंने उनको ये परमिशन दी है कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन सकते हैं। मैं एग्जांपल समझा रही हूँ आपको। तो आपने किस किस को परमिशन दी और क्यों परमिशन दी, ये आपको बहुत क्लियर माइंड में पता होना चाहिए। किसको दी मैंने, A और C को। क्यों दी? क्योंकि उन दोनों ने MCA कर रखा है। बाकी किसी ने अगर MBA कर रखा है तो उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने उसको परमिशन नहीं दी। पहला क्वेश्चन का आंसर। देन क्या जो डेटा ओनर है उसको पता है उसके पास ये परमिशन है? डेटा ओनर, जो भी उसका ओनर है, क्या उसको ये पता है कि इन लोगों को परमिशन दे दी गई है? क्या उसको पता है कि A और C को कंपनी में हायर कर लिया गया? क्या उस ओनर को पता है कि A को भी परमिशन दे दी मैंने कंप्यूटर को चलाने की और C को भी परमिशन दे दी मैंने कंप्यूटर को चलाने की? एंड क्या यूजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। A को मैंने कहा आपको सुबह 7 से 5 काम करना पड़ेगा, C को मैंने कहा आपको शाम को 4 से 11 काम करना पड़ेगा। तो क्या इन दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इतनी बजे तक काम करने के लिए तैयार है? तो जो भी उनको काम दिया गया है, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लाइक A को आपने दिया कि A जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर सकता है कि उसको पता चल जाए कोई गलत लिखा हुआ तो नहीं, और जो B है वो सिर्फ और सिर्फ लिख सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो क्या इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं रीड करने के लिए तैयार हूँ, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ? रजिस्ट्रेशन के साथ डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। डी रजिस्ट्रेशन
ए वाला बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है, मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, तो फेसबुक का जो डेटाबेस था वहां से मेरी एंट्री हट जानी चाहिए। अभी भी फेसबुक के पास मेरे नाम, मेरा पता, मेरा फोन नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है तो उसका डी रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब उसके नाम का जो भी डिटेल्स थी वो सब हट रही है या नहीं हट रही। तो यूजर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मतलब जो भी नया बंदा आ रहा है उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, आपको मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या, हु एंड व्हाई, किसको परमिशन दी एंड क्यों उस बंदे को आपने परमिशन दी है कि आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, क्या डेटा ओनर को इसके बारे में ज्ञान है कि इन लोगों को आपने ये परमिशन दे दी, और क्या यूजर ने एक्सेप्ट किया है कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक काम करने को तैयार हूँ, या आपने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा छोड़कर जाता है ऑर्गेनाइजेशन तो उसका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब उसका डिलीट हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आई? ये तो पहला था, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में पहला पॉइंट था रजिस्ट्रेशन। देन सेकंड पॉइंट है प्रिविलेज मैनेजमेंट। ढंग से समझना प्रिविलेज मतलब क्या होता है, आगे तक काम आएगा। प्रिविलेज मैनेजमेंट, प्रिविलेज का मतलब जो अपन ने एक्सेस राइट्स पढ़े थे बेटा कि किसको कितनी परमिशन देनी है उसको प्रिविलेज कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि मिनिमम से मिनिमम एक्सेस राइट देने चाहिए। मिनिमम मतलब जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको नीड है, सिर्फ उतने आपको एक्सेस राइट्स मिलने चाहिए, उसके अलावा आपको एक्सेस राइट्स नहीं मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आईटी का आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ, आईटी का चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 के नोट्स दिए, मैंने पूरी किताब नहीं दी। चैप्टर 3 के नोट्स क्यों? क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ चैप्टर 3 के नोट्स की थी, तो मैंने उतना ही प्रोवाइड किया, मिनिमम प्रोवाइड किया, जितनी जरूरत थी सिर्फ उतना प्रोवाइड किया, ना कि मैंने 4th चैप्टर भी दे दिया, 5th भी दे दिया, फर्स्ट भी दे दिया, सेकंड भी दे दिया। ये सारे नोट्स मैंने आप लोगों को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपको उनकी अभी जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको वो वाले राइट्स दे दूंगी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे को जितना जरूरत है सिर्फ उतनी उसको एक्सेस राइट्स मिलने चाहिए, उसके अलावा उसको एक्सेस राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अगर कोई बंदा है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है तो अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। वो बंदा कभी भी परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा, एचआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपको परमिशन, आपको जरूरत सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन की थी, तो अब हम आपको उतनी ही परमिशन दे रहे हैं कि आप उस तरह के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या जरूरत है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसकी हम एक्सेस राइट्स, उसको देखने की, सुनने की, उसको समझने की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते। तो प्रिविलेज का मतलब एक्सेस राइट्स देना। तो जितना मिनिमम, कम से कम हो सकता है उतना एक्सेस राइट्स दो, आपको जितनी जरूरत है सिर्फ उतना एक्सेस राइट्स दो, उसके अलावा आप एक्सेस राइट्स मत दो, तो आपकी हार्म होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में ही थर्ड पॉइंट है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में ही थर्ड पॉइंट है यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। यूजर्स जो पासवर्ड डाल रहे हैं उनको मैनेज करना, यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। हर चीज के लिए पासवर्ड डालना जरूरी है। पासवर्ड को अलॉट करना, पासवर्ड को स्टोर कर रखना, पासवर्ड को रिवोकेट करना, रिवोकेट मतलब कैंसिल करना, एंड पासवर्ड को री इश्यू करना। ये सारे काम आपका कंप्यूटर सिस्टम करेगा, कोई ना कोई सिस्टम बना रखा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे काम करेगा। पासवर्ड को अलॉट करना, बंदा मांग रहा है मेरे को चाहिए मेरा पासवर्ड में ABC कर दूं, तो वो कंप्यूटर में मैंने सॉफ्टवेयर लगा रखा है, वो बोलेगा अगर ABC किसी और का पासवर्ड होगा तो वो मुझे अलॉट नहीं करेगा, वो मुझे नहीं बोलेगा कि आप भी ये पासवर्ड रख सकते हो, वो मुझे कहेगा कि ये पासवर्ड किसी का ऑलरेडी, आप इसको चेंज कर दो। तो अलॉट करना, किसको क्या पासवर्ड देना है वो ये डिसाइड करेगा, सॉफ्टवेयर लगा रखा है आपने। स्टोर करना, उसको मेमोरी में जाके स्टोर भी ये करेगा। रिवोकेट करना, कैंसिल, मैंने डिलीट कर दिया फेसबुक से मेरा अकाउंट, तो जो मेरा पासवर्ड था वो फ्री हो गया, मैंने फेसबुक से अकाउंट डिलीट कर दिया तो ABC जो पासवर्ड था वो फ्री हो गया। अब कोई नया बंदा इस ABC वाले पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट मांगता है तो उसको आसानी से दी जा सकती है, तो उसको कैंसिल करना पासवर्ड को, पुराने वाले को कि ये हट चुका है। री इश्यू करना, किसी भी बंदे को दोबारा से पासवर्ड इश्यू करना, जो आप लोग करते हो ना फॉरगॉट पासवर्ड
पासवर्ड की, आप लोग पहला जो पासवर्ड लगाया था वो भूल गए, अब मुझे दोबारा से एक और पासवर्ड चाहिए, तो दोबारा मुझे इश्यू करो पासवर्ड को, दैट इज नोन एज री इश्यू ऑफ पासवर्ड। तो यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट की जितना भी आपका पासवर्ड है वो कैसे मैनेज होता है, उसको अलॉट किया जाता है, स्टोर करते हैं, रिवोकेट करते हैं, री इश्यू करते हैं। ये सारा का सारा काम पासवर्ड मैनेजमेंट का है। एक सॉफ्टवेयर लगा रखा है, कुछ लोग लगा रखे हैं, कोई कंप्यूटर सिस्टम लगा रखा है, उसका काम है ये सारे काम को मैनेज करना। यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि पासवर्ड लगाना बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी चीज में पासवर्ड नहीं लगाया तो वहां से डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड अब अपने पासवर्ड के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब ऐसा नहीं है दुनिया भर में पासवर्ड बांटते फिरो, नहीं बाबा, पासवर्ड आपको ही आपका पता होना चाहिए। अगर दुनिया भर में बांट दोगे तो आपका डेटा लीक हो सकता है। तो लोगों को एजुकेट करा जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि पासवर्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और दुनिया भर में पासवर्ड नहीं बांटना, आप उसके लिए खुद ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल। देन लास्ट है इसके अंदर, दैट इज रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स। रिव्यू ऑफ यूजर, ये यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में फर्स्ट अपन ने पढ़ा है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, उसके अंदर ये 4 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है अपना रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स। जो मैंने आपको परमिशन दी उसको टाइम टू टाइम मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। मतलब मेरे आईटी में चैप्टर थे 1 2 3 4 5, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको देखने की परमिशन, एक्सेस करने की परमिशन थर्ड चैप्टर को दी। पर थोड़े टाइम के बाद आफ्टर 10 डेज आपको अब जरूरत है फोर्थ चैप्टर की, क्योंकि मैं अब फोर्थ पढ़ाने लग गई। आफ्टर 10 डेज आपको अब फोर्थ चैप्टर के नोट्स की जरूरत है, क्योंकि मैं फोर्थ चैप्टर पढ़ाने लग गई। तो अब मैं क्या करूंगी, आपको फोर्थ चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। रिव्यू करो टाइम टू टाइम। अगर उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, बंदे की एक्सेस राइट्स चेंज हो रहे हैं कि अब मुझे इसको नहीं इसको एक्सेस करना है, तो उसको वो वाले एक्सेस राइट्स दे दो। पुराने वाले अगर उसको अब काम नहीं आ रहा तो पुराने वाले उससे वापस ले लो। कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है, मैंने पहले उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितना काम हो रहा है उसको वो एक्सेस कर सकता है। थोड़े टाइम बाद उसने अपने शिफ्टिंग कर ली, वो सेल्स डिपार्टमेंट में आ गया। तो टाइम के बाद आपने उसको एनालाइज किया कि अब मुझे मैंने उसको जो परमिशन दे रखी थी वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अकाउंट्स वाली से सारी परमिशन कैंसिल करनी पड़ेगी और सेल्स वाली उसको सारी चीजों की एक्सेस की परमिशन मुझे देनी पड़ेगी। तो रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स की टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहो जो आपने यूजर को एक्सेस राइट्स दिए। अगर उनमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप वो चेंजेस कर दो एज पर देयर जॉब रिक्वायरमेंट। उनकी जॉब की जैसी रिक्वायरमेंट आई उसके अकॉर्डिंग वो चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अपने क्या पढ़ा, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें अपन ने क्या पढ़ा यूजर रजिस्ट्रेशन में कि कोई भी नया बंदा रहा उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए किस किस को परमिशन दी एंड क्यों दी, क्या ओनर को पता है इनको ये परमिशन मिल गई है, एंड क्या वो बंदा रेडी है कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करने के लिए तैयार हूँ। प्लस डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होना चाहिए। सेकेंड है यहाँ पे प्रिविलेज मैनेजमेंट। प्रिविलेज मतलब आपको जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही आपको एक्सेस राइट्स दी जाएंगे, मिनिमम से मिनिमम एक्सेस राइट्स हम आपको देंगे। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो वाली परमिशन, उन चीजों को एक्सेस करने की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड को अलॉट करना, उसको स्टोर करना, उसको रिवोकेट करना, उसको रीइश्यू करना, ये सारा काम किसका है, पासवर्ड मैनेजमेंट। प्लस लोगों को समझाना कि भाई पासवर्ड लगाना बहुत जरूरी है और अपने पासवर्ड के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, दुनिया भर में बांटते मत फिरना। रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स की अगर टाइम के साथ अगर आपकी एक्सेस राइट्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो आपको नई चीजों को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब आपको नए एक्सेस राइट्स दिए जाने चाहिए। उनको रिव्यू करना चाहिए कि कौन सा पुराना वाला एक्सेस राइट अब मैच नहीं हो रहा, अब क्या क्या नया और देने की अपन को जरूरत है। तो टाइम टू टाइम जो भी एक्सेस राइट्स हैं वो भी मैच होते रहते हैं। ये तो आपने फर्स्ट पढ़ा है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में। सेकेंड है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो यूजर है, आप, मैं, हम या ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है जो उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है, हर इंसान की खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पासवर्ड यूज। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा कर रखे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सब समझते हैं,
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, आजकल आप कुछ भी डालो, व्हाट्सएप डालो, कहीं पे भी आप लॉग इन करो, चाहे फेसबुक करो, चाहे इंस्टा करो, आप जो पासवर्ड लगाते हो, अगर आपने 3 लेटर्स का पासवर्ड लगा दिया तो वो कहता है नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मिनिमम 8 लेटर्स का पासवर्ड होना चाहिए। और पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर्स। वो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं 1 2 3 पासवर्ड लगा? देखो, जितना छोटा पासवर्ड होगा हैकर के लिए उतना आसान होता है उसको हैक करना। तो आजकल कंपल्सरी हो गया कि हर जगह आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लो, मतलब जितना बड़ा और जितना टिपिकल, मतलब नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर्स, @, ये सब मिलाकर अगर आप कोई पासवर्ड बनाते हो तो हैकर के लिए उतना ही मुश्किल होता है उसको हैक करना। तो आप कोशिश करो आपकी जितनी भी डिवाइसेस सब पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा कर रखो। सेकेंड, यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट। अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि यूजर का कोई भी इक्विपमेंट अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे पास फोन है, मेरे पास टैबलेट है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास कितनी डिवाइसेस है? 4। मेरी कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें पासवर्ड ना लगा हो, जो अनअटेंड हो, जिसको मैंने अटेंड ना किया हो, जिसपे हर पे पासवर्ड लगा हुआ होना जरूरी है। तो यूजर की कोई भी डिवाइस अनअटेंडेड नहीं होनी चाहिए, हर डिवाइस पे पासवर्ड लगा होना चाहिए। अगर एक कंपनी में 100 कंप्यूटर्स हैं जिसपे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उन 100 के 100 कंप्यूटर को ऑन करने के लिए उन 100 पे पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर बिना पासवर्ड के नहीं होना चाहिए। तो ये यूजर की खुद की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है यूजर की? कि पहला तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लेगा हर चीज के लिए, नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड सेकंड, उसकी जिम्मेदारी कि मेरा कोई भी इक्विपमेंट अनअटेंडेड नहीं होगा, मैं हर इक्विपमेंट को खुद अटेंड करूंगी। मतलब हर इक्विपमेंट पे मेरे पासवर्ड कोई ना कोई लगा हुआ होना चाहिए ताकि मेरी हर डिवाइस जो है वो सिक्योर्ड रहे, कोई भी डिवाइस अनसिक्योर्ड ना रहे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में अपन ने 2 पढ़ लिए। पहला अपन ने पढ़ा यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, उसमें आपने पढ़ा था यूजर्स का रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस राइट्स पढ़े थे, एंड पासवर्ड मैनेजमेंट। सेकंड आपने पढ़ा यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां 2 पढ़ लिए कि एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काम में लो और एक आपकी डिवाइस कोई भी अनअटेंडेड नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में ही थर्ड होते हैं दैट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स। ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि कई बार एग्जाम में अलग से सिर्फ आपसे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स ही वो पूछ लेता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क का मतलब इंटरनेट। अगर आप अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, किसी भी चीज को जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उस पे वायरस आने के चांसेस, उस पे हार्मफुल एलिमेंट्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाहर की दुनिया से कुछ गलत मेरे कंप्यूटर में आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आप जितना ज्यादा इंटरनेट को यूज में लेते हैं। पर यूज में लेना भी जरूरी है भाई, नेटवर्किंग के बिना कोई काम कहीं से भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपन इंटरनेट से आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे बचने के लिए अपन कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं। क्या? पहला कंट्रोल है पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, क्या मतलब है पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज का? हाँ जी, क्या यूज है? ऑर्गेनाइजेशन की आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी बनी हुई रहेगी वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आप अप्रोप्रिएट सर्विस सेलेक्ट करने की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम जो भी नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, जितना हमें बैंडविड्थ चाहिए, जितनी स्पीड चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और उसको यूज करने की उसमें परमिशन होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है वो पॉलिसी में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप अप्रोप्रिएट मेथड काम में ले रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने का, उसको यूज करने के लिए आप सबके पास परमिशन है। तो पॉलिसी होनी चाहिए कि हम प्रॉपर नेटवर्क सर्विसेज ले पाएंगे। सेकंड है एनफोर्स्ड पाथ। एनफोर्स्ड मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती, जबरदस्ती। एनफोर्स मतलब जबरदस्ती। देखो, आप रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करते हो। रिस्क असेसमेंट,
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बहुत ज्यादा है कि इंटरनेट से बहुत ज्यादा रिस्क आने के चांसेस है, तो उसने क्या कर दिया, उसने एक फिक्स कर दिया पाथ, उसने फिक्स कर दिया कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करना है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को नेटवर्किंग से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तो ही वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये पाथ मतलब क्या होता है, उसको फायरवॉल के थ्रू ही अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मैडम फायरवॉल क्या होती है क्या नहीं, अभी अपन आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे बेटा। तो एनफोर्स पाथ, उसने पाथ फिक्स कर दिया कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के उस बंदे को अगर उससे कनेक्ट करना है, नेटवर्क से कनेक्ट करना है अपने आप को, तो उसको फायरवॉल के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना फायरवॉल के वो कनेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एनफोर्स पाथ का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर मुझे झुंझुनू से जयपुर जाना है, तो झुंझुनू से जयपुर जाने के 2-3 रास्ते हैं। झुंझुनू से मैं सीकर जा सकती हूँ, सीकर से मैं जयपुर जा सकती हूँ, मैं झुंझुनू से नीमका थाना जा सकती हूँ और नीमका थाना से मैं जयपुर जा सकती हूँ। 2 रास्ते तो मुझे पता है, ठीक है, और भी होते होंगे रास्ते। एनफोर्स पाथ मैंने कंपल्सरी कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती रास्ते में कोई खो जाए मेरी फैमिली वाला, तो मैंने सबको कहा सब लोग पहले सीकर जाएंगे और सीकर से ही जयपुर जाएंगे, कोई भी दूसरा पाथ फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी को भी जयपुर जाना है तो उसको यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा। मैंने एनफोर्स किया, मैंने जबरदस्ती की, लोगों पे थोपा कि आपको ये पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको झुंझुनू से जयपुर जाना है तो आपको वाया सीकर होकर ही जाना पड़ेगा, आप कोई और मीडियम काम भी नहीं ले सकते। तो आपने पाथ फिक्स कर दिया कि आपको इसी पाथ को फॉलो करते हुए वहां तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को आने वाला रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप लोगों ने फिक्स कर दिया कि जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो वो फायरवॉल की हेल्प से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, बिना फायरवॉल के वो अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। देन नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, सेग्रीगेशन का मतलब आप लोग सब जानते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, डिवाइड करना। नेटवर्क को कैसे डिवाइड करोगे भाई? देखो 2 तरीके के नेटवर्क हैं, एक तो है वीपीएन और एक नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू जो नेटवर्क है। अब अपन इनका मतलब समझते हैं क्या होता है। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इंटरनेट आपको पता ही है कैसा नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी कभी भी कैसे भी उसको यूज में ले सकता है। अब ये वर्चुअल मतलब ऐसी चीजें जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो इमेजिनरी है। प्राइवेट मतलब सिर्फ मेरा नेटवर्क, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज ही काम में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल हब का मैंने नेटवर्क बना रखा है। अगर आपको इस नेटवर्क पे कोई भी काम करना है तो मैंने प्रोफेशनल हब का प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है, जो सिर्फ प्रोफेशनल हब के जो एम्प्लॉयज हैं वो ही उस पर काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज ही वो उस बिल्डिंग में जाएंगे, प्रोफेशनल हब की जहाँ क्लासेस होती है वहां जाएंगे, वहां कंप्यूटर्स लगे हुए और वहां से आप कोई भी काम कर सकते हो प्रोफेशनल का। तो वहां उनको आईडी पासवर्ड दे रखा है, सिर्फ परमिशन किसको, एम्प्लॉयज को। अब आपके नितिन भैया सपोज मुंबई चले गए, नितिन भैया कोई काम से मुंबई चले गए। अब मुंबई चले गए, वहां जाने के बाद मैंने उनको कहा कि बच्चों का फीस स्ट्रक्चर देखना है, किसने कितनी फीस दी है, किसने कितनी नहीं दी, तो मुझे नहीं पता कहाँ से देखूं। अब उनको एक्सेस करना पड़ेगा, वो काम धंधा छोड़कर मुंबई से फ्लाइट पकड़कर राजस्थान तो नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया, जबकि मेरा प्राइवेट नेटवर्क ऐसा था जो सिर्फ मैं उसी बिल्डिंग में रहते हुए काम कर सकती थी, उन्होंने क्या किया, मुंबई में रहते हुए, एक टेक्नोलॉजी होती है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मुंबई में रहते हुए उन्होंने प्रोफेशनल अपना नेटवर्क काम में ले लिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने डाउनलोड किया, उस आईडी पासवर्ड लगाया, जो भी स्टेप्स थे, उसके थ्रू वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, है तो अभी भी प्राइवेट नेटवर्क की, सिर्फ आपका एम्प्लॉय ही काम में ले सकता है, कोई दूसरा बंदा अभी भी काम में ले सकता है, पर ये प्राइवेट नेटवर्क ऐसा है कि आप कहीं से भी बैठे हुए इस प्राइवेट नेटवर्क को काम में ले सकते हैं, आपको वहीं प्रोफेशनल हब में होने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑब्वियसली सिक्योर्ड नेटवर्क हुआ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थोड़ा सा सिक्योर्ड हुआ एज कम्पेयर टू इंटरनेट। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क पे जो भी काम होगा, जो भी एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होगा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा, वो सिर्फ एम्प्लॉयज के बीच में होगा, सिर्फ एम्प्लॉयज को पता है।
तो जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस, अगर उनको एक दूसरे से कोई भी बात करनी है, कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, तो वो किसके थ्रू करें? VPN के थ्रू। और बाकी जितना भी काम हो रहा है, बाकी जो कस्टमर से बातें हो रही है, जितना भी काम हो रहा है और अदर वर्क, उस सब के लिए आप अभी क्या काम में लो? इंटरनेट या पब्लिक नेटवर्क काम। तो आपने क्या किया यहाँ? अपने नेटवर्क को भी डिवाइड कर दिया सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस और आपका हेड ऑफिस ही एक दूसरे से बात करना चाहता है, तो आप VPN के थ्रू बात करो। इस नेटवर्क के थ्रू आपको बातें करनी है, इस नेटवर्क के थ्रू आपको अपनी रिसोर्सेस को शेयर करना है। पर बाकी सारे काम के लिए आपके पास इंटरनेट है, बाकी सारे काम के लिए आप पब्लिक नेटवर्क काम में लो, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो। क्लियर हुआ? सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग मतलब पाथ को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से पाथ वाले लोग यहाँ आ सकते हैं और कौन सी जगह के लोग यहाँ नहीं आ सकते। नेटवर्क का कंट्रोल एंड राउटिंग को भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्क का कंट्रोल एंड राउटिंग का कंट्रोल को कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? जैसे जयपुर में दिल्ली के भी लोग आ सकते हैं, जयपुर में मुंबई के लोग भी आ सकते हैं, जयपुर में झुंझुनू के लोग भी जा सकते हैं। जयपुर में बहुत सारी है कि जगह जगह से लोग आ सकते हैं। जयपुर ने कंट्रोल लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू वाले लोग जयपुर में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुंबई वाले आ सकते हैं। दिल्ली वाले जो एंट्री पॉइंट थे उसको जयपुर ने बंद कर दिया कि दिल्ली वाले लोग अभी नहीं जयपुर में एंटर कर सकते। आप इस तरीके के कंट्रोल्स यहाँ लगा सकते हो। क्यों लगाओगे कंट्रोल? आपको अगर अपना ट्रैफिक कंट्रोल करना है, नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो आप ये कंट्रोल्स लगा सकते हो। मतलब क्या है? मेरी कोई साइट है, मैंने मेरी प्रोफेशनल हब की कोई वेबसाइट बना रखी है, प्रोफेशनल हब की मैंने वेबसाइट बना रखी है। अब इस वेबसाइट को जो एक्सेस कर सकते हैं, मैंने कहा सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वेबसाइट्स के अंदर के जो पेजेस हैं उसको सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं। अब वो स्टूडेंट चाहे कहीं का भी हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे कोलकाता का, कोई भी हो, सिर्फ स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये साइट में ऐसी बना देती कि दुनिया भर का कोई भी इंसान उसको एक्सेस कर सकता है, जैसे कि अमेज़न साइट है, अमेज़न को कोई भी एक्सेस कर सकता है। मैं चाहूँ तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अमेज़न पे जो ट्रैफिक आता है वो दुनिया भर का ट्रैफिक आता है, दुनिया भर के लोग उस पे एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे लिए कौन हो गए? ऑथराइज्ड पर्संस हो गए। तो आपने यहाँ कंट्रोल कह दिया, आपने फिक्स कह दिया कि सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उस चीज को एक्सेस कर सकता है, उस वाली साइट, उस वाले नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। एंड आप और कंट्रोल लगाना चाहते हो तो आप स्पेसिफाइड टर्मिनल्स भी स्पेसिफाइड कर सकते हो। टर्मिनल्स मतलब कंप्यूटर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर में भी 10 जगह सेंटर हैं, 10 जगह। जयपुर में मैंने कहा जो बंदा MI रोड वाले जो कंप्यूटर है उसी पे जाकर अगर आप कोई एक्सेस करना चाहते हो तो मेरे नेटवर्क पे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ आपने टर्मिनल भी फिक्स कर दिया कि इसी कंप्यूटर से आने वाला डेटा मैं एक्सेप्ट करूंगा। दिल्ली में आपने कह दिया साउथ दिल्ली से जो कंप्यूटर रखा है उसी पे जाकर अगर आप काम करोगे तो मैं आपका ट्रैफिक एक्सेप्ट करूंगा। तो नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल, यहाँ पे जो नेटवर्क पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे? आप सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदे को उसको एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हो। एंड और अगर कंट्रोल करना है तो आप टर्मिनल्स भी स्पेसिफाइड कर सकते हो कि उस जगह जाकर उस कंप्यूटर से के थ्रू आप एक्सेस करोगे तो ही एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आई? आज ये 4 ही पढ़ेंगे नेटवर्क एक्सेस में। और भी है नेटवर्क एक्सेस के, बाकी कल पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े नेटवर्क एक्सेस में? डिवाइस करते हैं। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में आपने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। आपकी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें मेंशन्ड हो कि आप अप्रोप्रिएट नेटवर्क को काम में ले सकते हो एंड उनको लेने की आपको परमिशन है, यूज में लेने की परमिशन है। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो बताएगी ये अप्रोप्रिएट नेटवर्क है। एनफोर्स पाथ,
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है रिस्क आने के चांसेस ज्यादा है, तो आपने पाथ फिक्स कर दिया कि इसी पाथ से आपको अंदर एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एंटर नहीं कर सकते। आपने एम्प्लॉयज के लिए फिक्स कर दिया कि आप इंटरनेट को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो फायरवॉल के थ्रू ही कर सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। देन सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को भी बांट दिया दो पार्ट्स में, वीपीएन और इंटरनेट। वीपीएन के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि आप कहीं भी बैठे हुए अपने प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो सब लोग अपने आप को वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। और बाकी सारे काम के लिए इंटरनेट है ही, तो आपका सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ अपन ने इसमें पढ़ा नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल। नेटवर्क कनेक्शन की, नेटवर्क पे जो आने वाला ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदे ही उसको एक्सेस करेंगे। एंड अगर मुझे और कंट्रोल करना है तो मैंने कहा इसी टर्मिनल पे बैठे हुए लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है?